नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 3 हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम उफान पर है। राजस्थान में कांग्रेस का राज है और बीजेपी गहलोत की तख्ता पलट में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से उतारने में कामयाब रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से कांग्रेस जीती बाजी हार गई। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथों मिली करारी हार पर बीजेपी को आज भी मलाल है, लेकिन 2023 की जंग में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए पूरी सेना सजा ली है, तो कांग्रेस ने भी अपना किला बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सुपर मुकाबला देखने को मिला। राजस्थान में सियासी बिसात बिछाकर अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचकर बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करने पहुंचे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा दी। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुंकार भरी, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपनी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ मोर्चा संभाल लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मैराथन बैठक हो रही है। इस दौरान संभावना है कि प्रत्याशियों की नई लिस्ट पर भी मोहर लग सकती है। पिछली बार जब शाह छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें उन पर शराब घोटाला समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस साल चौथी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलकर पुराना हिसाब चुकता कर दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी 15 सालों में वो विकास नहीं कर सकी जो सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य में 5 साल में किया है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को एक जुमला बताया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि लोग इसके लिए वोट करेंगे और कुछ समय बाद पार्टी द्वारा किए गए वादों को भूल जाएंगे। और हर जगह जो क्या आज इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार का, इस बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनका सोच चुनाव में क्या करना। अब इधर पार्लियामेंट चलती है तो इलेक्शन प्रचार करते हैं, उधर फॉरेन G20 भी चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं। खड़गे ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के जहां जहां दौरे होते हैं वहां ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे पड़ते हैं। उन्होंने लोगों से 2024 में भाजपा को सबक सिखाने की अपील की। उधर छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है। तीसरी लिस्ट में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं है, जबकि 2018 के चुनाव में 177 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर दिया गया था। 79 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं, लेकिन सीएम पद का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों को मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सीट की घोषणा आगे होगी या इस पर भी संशय है। उधर इंदौर 1 से विधानसभा चुनाव के लिए कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद वे एक्टिव नजर आ रहे हैं। वे लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के एक सीनियर नेता सत्यनारायण सत्तन ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। सत्यनारायण सत्तन ने विजयवर्गीय को चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाने का बयान दिया है। सत्तन का बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। उधर राजस्थान की चुनावी दंगल की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में सियासी कोहराम मचा है। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी जान लगा दी है। तमाम तरह के लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने मुफ्त की योजनाओं की बौछार कर दी है, लेकिन उनकी कुर्सी पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, उनकी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट की नजर भी लगी हुई है। बीजेपी को पायलट के बागी तेवर से फायदा मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस की रडार पर बीजेपी के अंदर मचा खामोश बगावत है। बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किए जाने पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।
फिलहाल 26 सितंबर को पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने से सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आने पर वसुंधरा राजे की जगह किसी अन्य को मौका देगी, लेकिन वो चेहरा कौन होगा जिसे कमान सौंपी जा सकती है, ये साफ नहीं है। वैसे तो बीजेपी हर बार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे है। पिछले 20 साल से बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फ्रंट में नहीं रखा गया। राजे पहली ऐसी महिला नेता हैं जो 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी अनदेखी की जा रही है, जो बड़े सियासी उलटफेर का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हां, तो राजस्थान में चल रहे सत्ता के महासंग्राम के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश चुनाव की कमान संभाल ली है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर पहुंचकर करीब 6.5 घंटे का समय इस दौरान यहां पर दिया और महामंथन किया गया, रणनीति बनाई गई। दोनों नेताओं ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी बैठक की और उसके बाद दोनों छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए। तो राजस्थान की बैठक में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में किसको दिया गया क्या कुछ संदेश, चुनाव जीतने के लिए क्या है बीजेपी और कांग्रेस का प्लान, तमाम चीजों को लेकर हम करेंगे लोकतंत्र में चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अपूर्वा जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर अपूर्वा, शुरुआत राजस्थान से ही करते हैं। खबर है कि बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी पर नाराजगी जताई और कई दिग्गजों को जमकर फटकार लगाई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ना तो किसी को फटकार लगी है और ना ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे केंद्रीय संगठन के महामंत्री महोदय यहाँ पर पधारे। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी से ज्यादा परिवार है और जैसे एक परिवार में कोई त्योहार होता है या कोई उत्सव होता है, तो ये लोकतंत्र का जो चुनाव होते हैं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होते हैं। तो इस उत्सव के अंदर जो है वो वरिष्ठ, आदरणीय जन और माननीय जनों का आना, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रोवाइड करना जो है वो सभी की इच्छा रहती है। ऐसी की प्रदेश कार्यकारिणी और तमाम कार्यकर्ताओं की थी। हमने उन लोगों से अनुरोध किया कि आप मार्गदर्शन के लिए आए और उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए स्वेच्छा से समय निकाल के वो तीनों एक साथ पधारे। तो इसको किसी भी तरीके से फटकार लगाने या गुटबाजी से जोड़ के ना देखा जाए। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है, चुनाव आने को है, आचार संहिता लगने को है, चुनावी रणनीति बनाना एक राजनीतिक पार्टी का जो है वो हिस्सा है। तो माननीय गृह मंत्री महोदय, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, चाहे हमारे केंद्र के संगठन महामंत्री महोदय थे, उन सब ने हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्होंने चुनावी जो है वो रणनीति भी बनाई। उन्होंने ये भी बताया कि हमें किस तरीके से कांग्रेस ने जो पिछले 4.25 सालों पे यहाँ पे भ्रष्टाचार और कुशासन से युक्त जो सरकार रही है, ठीक है डॉक्टर अपूर्वा, आप जो बातें यहाँ पर कह रही हैं, चलिए आपकी सारी बातें हम यहाँ पर मान लेते हैं। आपने कहा बीजेपी एक परिवार है, हम तो इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं। आप मुझे बस इतनी सी बात के बारे में बता दीजिए कि अगर आपकी पार्टी में सब ऑल वेल है, तो फिर वसुंधरा राजे जी आपकी परिवर्तन संकल्प यात्रा में एक भी दिन क्यों नजर नहीं आई? मुझे लगता है कि आपने शायद उन वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा। परिवर्तन यात्रा जब निकली थी, चारों ही यात्राओं का जब उद्घाटन हुआ, तो माननीय हमारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदया है वो उस टाइम वहाँ पे मौजूद थी। चारों ही यात्राओं को कितनी विधानसभाओं से होकर गुजरी ये यात्रा? देखिए, तमाम सभी विधानसभाओं को इस यात्रा ने कवर किया। तो हमने पहले भी जैसे तो ये बताइए ना, कहाँ कहाँ नजर आई वसुंधरा राजे, कहाँ कहाँ नजर आई? चारों ही यात्राओं के उद्घाटन में मैडम ने अपना आशीर्वाद जो है उस परिवर्तन यात्रा को और कार्यकर्ताओं को दिया था। और अगर मतलब अब वसुंधरा राजे जी सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए रह गई हैं क्या आपकी पार्टी के भीतर? रत्नाकर जी,
देखिए रेशु जी, सच्चाई ये है कि आज हमारी बहन यहाँ पे बैठी हैं, वो पार्टी में चल रही आपसी मनमुटाव और बगावत को स्वीकार नहीं करेगी, और जो कि जनता भी साफ देख रही है और मीडिया भी, आप लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है इनका आपसी से फुटबॉल चालू है राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में इनको अभी कोई चेहरा मिल नहीं पा रहा है, इसलिए किसी तरह से मान मनोबल करके ये घोषित किया गया कि अभी जो है चेहरे की लड़ाई नहीं रहेगी, हम जो है चेहरा बाद में डिक्लेयर करें। वस्तुस्थिति ऐसी है कि आपने कहा कि बहुत सारी यात्राओं में उनको नहीं बुलाया गया और बहुत सारे जगह उनको भाषण देने से रोका गया, और प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है प्रोटोकॉल मेंटेन कर नहीं किया, उनका नाम भी तक नहीं लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इनके पार्टी में चल रही हैं। आप देख लीजिए अभी विजय वर्गीय जी का स्टेटमेंट जो 2-3 दिन से वायरल हो रहा है कि उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनकी चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। नरेंद्र तोमर की भी वस्तु स्थिति यही है, तो इनके पास लोग है नहीं अब, और यह जो है सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, कैलाश विजयवर्गीय ने तो साफ तौर पर कहा कि मैं मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार ही नहीं था, उसके बाद भी उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अभी तक टिकट नहीं दिया गया। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, या उनका काम आपको बेहतर नहीं लगा, या जिसकी वजह से लगातार मध्य प्रदेश में नाम खराब हो रहा है, इस वजह से आप सोच रहे हैं कि इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए? आज सुबह की घटना मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, शायद आपने भी देखी होगी कि किस तरीके से उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। 2.5 घंटे तक वो बच्ची सड़क पर घूमती रही, तन पर ढकने के लिए कपड़े मांगती रही। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश की तमाम जो महिलाएं हैं वो मेरी बहनें हैं, जो बेटियां हैं वो मेरी भांजियां हैं। क्या हालत हो गई है मध्य प्रदेश की? क्या इस वजह से ही उनको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, पहली बात ये इसके भी तमाम जो स्थितियां हैं वो बाहर नहीं है, इसलिए अभी ये कहना शायद दिलचस्प होगी कि उनको टिकट नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का जो यहाँ पे उदाहरण पेश किया है, किसी को भी अगर कोई मानसिक रूप से टिकट नहीं मांग रहा हो और उसको टिकट दे दिया जाता है, तो उन्होंने ये चुनाव लड़ नहीं सकता या लड़ना नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, उनको एकदम सूची में नाम मिल गया। तो आपको भी ये याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रिवाज है कि सारी चीजें जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है। उनको उचित लगा, वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत बड़े चीज के नेता भी है, हम लगा कि उनको चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए तो हमने उनको उतार दिया। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एका नहीं है, जैसे रत्नाकर भैया ने अभी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि कांच से होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजस्थान के अंदर राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई सरकार 52 दिन तक बाड़ेबंदी में बंद रही, और वो किसी और सरकार में नहीं, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। और इनके आपसी मतभेदों को तो सभी पूरे विश्व विख्यात है। ठीक है, आपसी मतभेदों की अगर बात करें डॉक्टर अपूर्वा सिंह, एक सेकंड डॉक्टर अपूर्वा, अगर हम आपसी मतभेदों को लेकर यहाँ पर बात करें तो 1 साल पहले तक लगातार हम डिबेट भी करते थे, हम बात भी करते थे कि किस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट के भीतर मतभेद नहीं बल्कि वो खुले मंच पर भी साफ तौर पर देखे जा सकते थे। लेकिन अब इन्होंने, दोनों ने जो मतभेद थे, जो मनभेद थे इनके, चुनाव के समय उनको समाप्त कर लिया। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ रुद्र प्रताप जी भी काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रुद्र प्रताप जी, राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि महारानी का राजनीतिक खेल खत्म हो चुका है। पार्टी उनकी जगह क्या नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में है? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे पार्टी कोई नया नेतृत्व तैयार करेगी, क्योंकि ये बहुत पुराना पैटर्न है कि आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे चुनाव के समय ही एक्टिव होती हैं। उसके पहले जैसे वो चुनाव हारने के बाद वो गायब हो जाती हैं, 3-4 साल तक उनका पता नहीं होता है, फिर एकाएक आ जाती हैं। बीजेपी के लिए भी एक समस्या ये है कि उनके नेतृत्व को नकार नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उनका नेतृत्व, वहां पर उनकी जो पकड़ है वो काफी मजबूत है और ये पार्टी जानती है। अब जहां तक अभी चुनावों से दूरियों की बात है या जो मतभेद की बात है, वो एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है कि जैसे बहुत सारे लोग जो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जिन उनका विरोध होता है, तो वो आम मंच पर न करके वो पीछे से मैनेज किया जा रहा है कि वो वहाँ आई ही नहीं,
या जैसे उस रैलियों में शामिल नहीं हुई, तो वो चीजें मैनेज हो जा रही हैं। लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता है, क्योंकि देखिए बीजेपी की एक अलग परंपरा रही है। बीजेपी कभी भी क्षेत्रीय नेतृत्व को इतना बढ़ावा नहीं देती है कि कहीं से भी बगावत हो सके। जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है बहुत मजबूत है, वो अपने डिसीजन को मनवाने में सक्षम है। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें, देखिए चुनाव है, सब लोग अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अगर मुझे बड़ा पद न मिले तो कम से कम हमारे लोगों को टिकट मिल जाए। तो ये सारी कवायद चलती रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही राजस्थान की राजनीति रहेगी और इसको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जानता है और उसी के दिशा में वो काम कर रहा है। तो इसको आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि वहां पर बहुत आपसी मतभेद हैं और ऐसी चीजें हैं। तो ये बहुत सामान्य सी बीजेपी के लिए बात है, मेरे लिए कोई बहुत अजीब बात नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको अजीब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को जरूर यहाँ पर ये अजीब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज से 1 साल पहले तक रत्नाकर जी, गहलोत और सचिन की गुटबाजी को लेकर चर्चा की जाती थी। इस दौरान आपने अपने दोनों नेताओं को समझा लिया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा अगर कोई मजे लेता था तो वो बीजेपी लेती थी। आज खुद बीजेपी उसी गुटबाजी को झेल रही है। देखिए रेशु जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि न भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का फुलबा टूट रहा है, बल्कि 2024 के पहले ये स्पष्ट रूप से, मैं आज मेरी बातों को गंभीरता से ले लीजिएगा और नोट डाउन करके रखिएगा कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टूट होने जा रही है। क्योंकि तमाम जो है नेताओं को, इनको उनके इच्छा के विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी के जो 2 शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और मोदी बैठे हैं, जो तानाशाही एक रवैया जो अपना के चलते हैं, तो निश्चित रूप से इनके पार्टी में लोकतंत्र कहीं न कहीं खत्म हो चुका है और तानाशाही चल रही है। तो 2024 के पहले निश्चित रूप से इनकी पार्टी टूटेगी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आप जानती हैं, जैसा कि हर व्यक्ति यहाँ पे स्वच्छंद है अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, अपनी मन की व्यथा को रखने के लिए, अपने जज्बातों को रखने के लिए वो स्वच्छंद है और हम उसका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। और अगर कहीं पे भी कोई मनमुटाव होता है तो निश्चित रूप से हम उसको बैठ करके और आपसी मनमुटाव को जो है दूर करने का काम करते हैं। रही बात राजस्थान की सरकार की, तो मैं आपको रेशु जी बता दूं कि सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म के सिद्धांत पे आज राजस्थान की सरकार चल रही है। और हम चेहरे की लड़ाई वहां नहीं लड़ रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज राजस्थान जो है वो मैं आपको आंकड़े बहुत सारे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से आज हमने किसानों को राहत देने का काम किया है, महिलाओं को किस तरह से महंगाई से राहत देने का काम किया है, किस तरह से गरीबों को मेडिकल हेल्थ एश्योरेंस देने का काम किया है। ये तमाम जो है राहत वाली चीजें वहाँ की गहलोत सरकार ने किया, जो अपने आप में एक नजीर है, वो पूरे देश में एक नजीर है। कोविड में भी किस तरह से गहलोत सरकार ने काम किया था, वो पूरे विश्व में नजीर बना। तो निश्चित रूप से गहलोत सरकार इसलिए दोबारा इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि उसने अपने काम के बदौलत वहाँ पे लोगों के विश्वास को जीता है। अब बताइए, 76 लाख परिवारों को हम 500 रुपए में सिलेंडर देने का वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम वहाँ पे 100% यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं और 200 यूनिट जो है बिजली आधा करने का काम कर रहे हैं। 15,500 करोड़ रुपया किसानों के ऋण हमने माफ किया है, जिसमें 21 लाख किसानों को फायदा मिला है और 25 लाख तक प्रत्येक गरीब को 25 लाख तक अगर मेडिकली, आप जानते हैं कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो लाखों का खर्च आता है। एक गरीब आदमी अपने परिवार को जिलाएगा क्या और अपना इलाज क्या कराएगा? आप तो राजस्थान की एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं कि गहलोत सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नजीर पेश की है बाकी तमाम राज्यों के लिए भी, लेकिन एक लंबी लिस्ट मुझे लगता है अपूर्वा सिंह जी के पास भी होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि राजस्थान के भीतर आपने झूठ बोलने के अलावा कुछ और किया ही नहीं है। देखिए, अभी रत्नाकर की बात कही कि यहाँ की कांग्रेस सरकार ने नारा अवश्य दिया था, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, बट पिछले 4.5 साल का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार ही कर्म और भ्रष्टाचार ही धर्म जो है वो यहाँ की राजस्थान की सरकार ने जो है वो अपना नारा बना करके काम किया। अब इतिहास में ऐसा पहली बार शायद हुआ होगा, कब हुआ है कि सचिवालय के अंदर से सोने की सिल्लियां मिली हो। 10,000 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन के अंदर इनके मंत्रियों ने और इनके टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर किया हो। 200 मुख्यमंत्री यहाँ पर घूमते हैं
मतलब ऐसा तो मुझे लगता है कि इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर, चाहे जीता हुआ विधानसभा का इनका प्रत्याशी हो, चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो, वो मुख्यमंत्री की ताकत लेकर के घूमता है। एसडीएम से लेकर पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, और मैं कहती हूँ कि एक कांस्टेबल से लेकर के और आईपीएस लेवल तक के अधिकारी तक जो है वो इन लोगों की अनुशंसा के ऊपर उस प्रत्येक जिले के अंदर लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये आज 100 यूनिट बिजली के मुझे यहाँ पे कह रहे थे तस्वीर प्रस्तुत की है। शायद ये भूल गए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर डोमेस्टिक बिजली सबसे ज्यादा कहीं महंगी है तो वो राजस्थान में 11.90 रुपए। दूसरी बात, ये जो आज कह रहे हैं कि हमने बालिकाओं को और महिलाओं को हमने स्मार्टफोन दिए, तो आप देखिए ये दलगत राजनीति से ज्यादा त्रस्त है। 2018 के अंदर वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने डिजिटल इंडिया कैंपेन जो केंद्र की एक योजना थी उसके तहत सभी महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की एक पॉलिसी बनाई थी और बचने शुरू भी हो गए थे। मगर जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने राजनीतिकरण किया और उस स्कीम को बंद कर दिया। कोविड के अंदर ही कह रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। क्या ये वो आंकड़े बता सकते हैं रत्नाकर जी कि कितनी बालिकाओं ने स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त नहीं करने की वजह से स्कूल से अपना मुंह मोड़ लिया, संसाधनों के अभाव में बच्चों को मुंह मोड़ना पड़ा। ये स्कीम जो आज ये वोट बटोरने के लिए महिलाओं को लुभान्वित करने के लिए लेकर आए हैं, ये अगर इन्होंने कोविड में शुरू रखी होती। बिल्कुल रत्नाकर जी, उपलब्धियां तो बताई जा रही हैं, लेकिन जो नाकामी है वो भी किसी से छुपी नहीं है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो इससे पहले 23 की जंग को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, एक बार मैं फिर उसी प्रश्न से वापस आऊंगी जो मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगी तो जरा उस पर भी आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि लगातार खूबियों को लेकर तो आप बात करते हैं कि गहलोत सरकार ने क्या किया, लेकिन जो कमियां हैं उनको भी स्वीकारना पड़ेगा। देखिए रेशु जी, अभी हमारी बहन जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी हमारे ऊपर। विडंबना ये है कि हमारे ऊपर जब आरोप लगाते हैं तो ये खुद के गिरेबान में झांकना जो है भूल जाते। अभी कुछ महीने पहले ही कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 40% इनकी भ्रष्टाचार की सरकार को किस तरह से पब्लिक ने दरकिनार करके और कांग्रेस पार्टी को एक मेरा सवाल दबा दिया आपने बीच में। मैंने कहा मेरा सवाल आपने दबा दिया। एक बार आप अपना सवाल रिपीट। मैंने कोटा को लेकर जिक्र किया था रत्नाकर जी। ये निश्चित रूप से देखिए अशोक गहलोत जी ने उस चीज पे पूरा ध्यान दिया है और कोटा में हो रही जो आत्महत्याएं हैं उस पे उसको किस तरह से रोका जा सके उस पर उन्होंने एक्शन लिया है। कैसे एक्शन लिया है? आपको पता है कि आज सुबह भी एक बच्चे ने आत्महत्या की है। देखिए सबसे बड़ी चीज है रेशु जी, क्योंकि हम और आप प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और हम जानते हैं शिक्षा का कितना महत्व होता है जीवन में, लेकिन कभी कभी हमारे पेरेंट्स जो है हमारे ऊपर अपनी इच्छाओं को या बच्चों के भविष्य को पूरा करने के लिए इतना दबाव डाल देते हैं बच्चों पे कि बच्चे जो है उस लिमिट के बियॉन्ड जो कैटेगरी है। आप कैसे कह सकते हैं रत्नाकर जी कि माता पिता का ही दबाव था जिस वजह से बच्चों ने आत्महत्या की है? आपने कोशिश की ये जानने की कि आखिरकार ये बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? उनके हॉस्टल में जो बाकी बच्चे रहते हैं क्या उनसे पूछने की कोशिश इस दौरान की गई? आप सोचिए कि इस एक साल के भीतर तकरीबन 30 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई छोटा मामला है क्या? मैं आपको जहाँ तक मैं प्रश्न सुना 30 बच्चों ने आत्महत्या की, वहां पर निश्चित रूप से वही कह रहा था। मैं वही कह रहा था कि देखिए आज प्रतिस्पर्धा का एक युग में जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अधिक जो है उम्मीद बांध बैठते हैं बच्चों से, और बच्चे कहीं न कहीं उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते और कहीं डिमोरलाइज होते हैं, तो इस तरह का स्टेप जरूर उठाते हैं। लेकिन हमने जो कोचिंग क्लासेस हैं उन क्लासेस से भी बात किया है कि कहाँ पे जो है बच्चों को अधिक दबाव न दिया जाए और एक फ्लो में जिस तरह से जिसकी क्षमता है उस हिसाब से। मतलब सरकार का कोई फेल्योर आप इस पर नहीं मानते? मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपने इसका ठीकरा भी बच्चों के माँ बाप के ऊपर फोड़ दिया। वो माँ बाप जो अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर भेजते हैं कि वो कोटा में जाएंगे, मेरा बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बनेगा, वो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर इस तरीके का दबाव देंगे क्या? डॉक्टर अपूर्वा।
जी देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाया था रेशू जी, वो आरोपों का जवाब आपने देने नहीं दिया। ठीक है, वो नहीं, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद उस पर भी आएंगे। जी रेशू जी देखिए, जो कोचिंग सेंटर्स का हाल है वो ऐसा हो गया है कि वो बेलगाम से घोड़े बन जाते हैं। बच्चों को 7 days a week कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, संडे जो उनका रिक्रिएशन एक्टिविटीज का डे होना चाहिए, उस दिन भी जो है वो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और उनको इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो यू आर नोवेयर इन द रेस। आप देखिए, सुसाइड के केसेस पहले भी होते थे, पर जब हमारी भाजपा की यहाँ पे सरकार थी तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भी सुसाइड को देखते हुए कदम उठाया था। वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को जो है वो आदेश दिए थे कि इस तरीके की घटनाओं पर त्वरित प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। और तब वहाँ पर जिला कलेक्टर माननीय रवि सुरपुर जी हुआ करते थे, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था, आपको ध्यान को अपील का, और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये मैंडेटरी नियम निकाला था कि सैटरडे जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए रखा जाएगा और संडे विल बी ऑफ। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो सुसाइड के केसेस है वो ड्रास्टिकली डाउन हो गए थे। मगर आप यहाँ की सरकार का रवैया देखिए, पिछले 4.5 सालों से जो है सुसाइड केसेस अलार्मिंग रेट से बढ़ते जा रहे हैं, मगर सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इवन मंत्री महोदय वहाँ के ये कहते हैं कि साहब लव अफेयर की वजह से जो है वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सोचिए, जिसकी बच्ची मुर्दा घर में पड़ी हो, समाज को जवाब देना उस माता पिता के लिए कितना भारी होगा। उनकी वेदना का जो है एहसास है कि मंत्री महोदय को नहीं होती है। वही मंत्री महोदय है जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मर्दानगी तो दिखाएंगे ही, मतलब बलात्कार को उन्होंने मर्दानगी से रिलेट किया था। ऐसे मंत्री महोदय भी जो है वो यहाँ के जादूगर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के आंख के तारे बने हुए हैं। मैं समझना चाहती हूँ रत्नाकर जी से कि किस तरीके की नैतिकता है इस सरकार की। जी रेशू जी देखिए, जहाँ तक ये आरोप लगा रही हैं जो रेप के केसेस की, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने किसी भी आरोपी को बख्शने का काम नहीं किया है और सारे आरोपियों को पकड़ करके उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कार्रवाई करने में पीछे कहीं पे भी नहीं है। और दूसरी बात आप कह रही थी, ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, रेशू जी ये लोग भूल जाते हैं कि इनकी जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं आपको उदाहरण कर्नाटक से शुरू करता हूं और मध्य प्रदेश तक जाता हूं कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार की बुनियाद से सरकार बनी हुई थी। कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार, जनता ने सिरे से नकार दिया था वहां पे और कांग्रेस पार्टी को चुना। इसलिए चुना कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां पे एक जनहित की सरकार जो है देती है और जनहित के रूप में काम करने का काम करती है। रही बात अब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के लिए लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में आज परिस्थिति ऐसी है रेशू जी, ये तो आरोप लगा रही हैं सिर्फ, और आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो जनता ही जवाब देगी। लेकिन मैं आपको कैग का आंकड़ा बता देता हूं। कैग ने जो अपना रिपोर्ट जो घोटाले जो उजागर किए हैं, उस घोटालों में ये आयुष्मान भारत घोटाला सबसे बड़ा जो है मध्य प्रदेश में उजागर हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार के लोग जो है वहां पे जो आयुष्मान भारत के पैसे से मुर्दों को वहां पे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा करके सरकारी पैसों को उतारने का काम अगर किसी में किया गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में किया गया है। आज मध्य प्रदेश को पूरी तरह से बीमारू राज्य बना देने का काम इन्होंने किया है। 4 लाख करोड़ आप भी लेकर बैठे हैं, वो भी लेकर बैठे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप आप लोग लगाएंगे, क्योंकि ये होता ही है, जो विपक्ष में होगा वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता ही है। लेकिन कई सवाल यहाँ पर मेरे हैं जिनको हम समझना भी चाहेंगे रुद्र प्रताप जी आपसे। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी का वोट बैंक चेहरों पर अधिक निर्भर करता है, जबकि कैडर कमजोर है। क्या बिना घोषित चेहरे के लड़ना बीजेपी के लिए रिस्क तो नहीं रहेगा? देखिए, बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ राजस्थान पे जा रही है, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि राजस्थान उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। जो सबसे कठिनाई आ रही है बीजेपी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रही है। मध्य प्रदेश में भी वो अच्छी स्थिति में कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ थोड़ी उसके लिए थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी जो पिछली बार भी चुनाव हारी थी तो ऐसे नहीं था कि कांग्रेस की बहुत प्रचंड जीत थी, जबकि बीजेपी वहां काफी मजबूत स्थिति में है। और चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, और जहां तक लगता है कि जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब चुनाव होता है तो 2-3% वोट बढ़ते हैं।
और जहां तक बात रही कि आप राजस्थान की जब बात करते हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर बहुत सारे अंतरकलह हैं और वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो देखिए जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव, टिकटों के बंटवारे आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट गुट जो था या आपके गहलोत जी का गुट शांत बैठ गया, क्योंकि समस्या आएगी टिकट के बंटवारे के समय में। जब वो टिकट बंटवारा होगा तो आपको असली हकीकत सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने जो 1 साल पहले राजस्थान की तस्वीर देखी थी, कोई आम बात नहीं है, दोनों बहुत बड़े नेता हैं। और जब ये लोगों ने पिछली बार चुनाव जीता था तो उसमें सचिन पायलट की बहुत मेहनत थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और उसके बल पर बहुत करीबी मुकाबला था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने 20-25 सीटें एक्स्ट्रा जीत ली थी, बहुमत के आंकड़े तक पहुंची थी किसी तरह से। तो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को लिए इतनी दिक्कत नहीं हो रही है कि उसमें चेहरे बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है। वो उसकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वो वसुंधरा राजे को किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करती है, लेकिन असली जो चीजें अंतरकलह होगी कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी इस चीज को मैनेज करने के लिए बहुत पर्याप्त पार्टी, आज तक उसने इस चीज को होने नहीं दिया है कि टिकट बंटवारे को लेकर के उसके यहाँ किसी तरह की बगावत हो जाए और ऐसी चीजें हों, क्योंकि बीजेपी केंद्र में बहुत मजबूत पार्टी और उसकी परंपरा का ये हिस्सा नहीं रहा है। जबकि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है इसको करने में असफल साबित होता है। बार बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रदेश में पार्टी टूट जाती है, उसके लोग इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये समस्या जो कांग्रेस की आएगी जब वो टिकट घोषणा करेगी तब आएगी, और वहां से आपको देखेंगे कि राजस्थान के जो चुनाव की दिशा होगी वो अलग तरह से दिखाई देगी। जहां तक कि दोनों पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो हर पार्टी का एक सिद्धांत होता है कि अब आपने एग्जाम दे दिया है, अब रिजल्ट का आप इंतजार करिए, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट ऐसा होता है जो ये बोलता है हमने पढ़ाई नहीं करी, वो तो फेल हो जाने के बाद बोलता है ना कि नहीं हमारा कॉपी सही से नहीं जांची गई थी। तो यही कोई भी ऐसी पार्टी इस देश में नहीं है जो ये कह दे कि हमने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन सरकारें बदलती हैं, वो जनता के ऊपर है कि वहां के लोग उस चीज, क्योंकि आंकड़े तो देखिए गिनवाने के लिए सबके पास है। अब आज एक बार बताइए, भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो सीधे निकल गए, उनके 2 मंत्रियों के ये बयान है और वो भी महिलाओं से संबंधित बयान है। अब आप एक बार बताइए कि जो सुसाइड को उन्होंने लव एंगल दे दिया, उसके पहले उन्होंने विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? आप सरकार की तरफ से हैं, जवाब आपको देना है। अब आप ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान की बात होगी तो आप पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश। तो ऐसे मंत्री आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। बहरहाल ये तो देखिए सारी पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी है। ऐसे में रुद्र प्रताप जी, लोग भी बदलते हैं, चेहरे भी बदलते हैं, क्योंकि अब महारानी दिया कुमारी को बीजेपी में राजस्थान चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देने की अटकलें भी कई साल से लगाई जा रही हैं, पर पीएम मोदी की सभा का संचालन करके वो लाइमलाइट में आ गई। राजस्थान में क्या चीजें ऐसी हैं जो उनके फेवर में जा सकती हैं? देखिए, दिया कुमारी काफी यंग हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी छवि खराब है, एक स्पष्टवादी छवि है, पढ़ी लिखी महिला हैं और एक आपको पता है कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसका राजस्थान में बहुत सारे महत्व है और प्रभाव है। और अगर बीजेपी उनको आगे लाना चाहती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए नेतृत्व जब तक नया नहीं होगा तब तक आप किसी एक नेता के सहारे कैसे खड़े रह सकते हैं। वहां जो आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने चूक करी है, हो सकता है बीजेपी उसको न करना चाहती हो, क्योंकि अगर गहलोत की जगह सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने होते या 1 साल पहले ही बने होते तो राजस्थान की स्थिति अलग होती। क्योंकि देखिए नीतियां जो होती हैं वो नेता के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका नेता जितना ही सशक्त होगा उसी के आधार पर वोट होंगे, क्योंकि देखिए सरकारें तो बहुत सारे अपने वादे करती हैं, तोड़ती हैं और चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई वादा नहीं निभाया, लेकिन 2 बार तो सरकार बना चुके हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में करिश्मा है। सेम इसी तरह से अगर वसुंधरा राजे को रिप्लेस करके में करिश्मा है, और वो तो अब मंचों से ये भी कहते हैं कि हर चीज की गारंटी मैं खुद हूं। हाँ, अच्छी बात है वो अगर कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया। अब देश में ये साबित करने के लिए उनको बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि ब्रेक लेना। 23 की जंग को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, और रत्नाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि हर चीज की गारंटी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद हूं, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं अपनी बातों को पूरी रखूंगा। जी देखिए, आज अभी रुद्र जी की बात मैं सुन रहा था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो इनको परफेक्ट नजर आते हैं और कांग्रेस के लोग इनको जो है
उसमें तमाम खामियां नजर आती है। बिल्कुल इनका चश्मा है, जिस नजरिए से देख सकते हैं। और मोदी जी गारंटी, झूठ की गारंटी। मोदी जी आज जो भी कहेंगे वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी ने तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो है इनकी सरकार, कहाँ पे महंगाई चली गई भाई। बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में आज 30%, मोदी जी के शासनकाल में 30% जो है रेप्स बढ़े हैं। 90 रेप जो है प्रतिदिन इस देश में होता है। 13 लाख बच्चियां जो है हमारे देश से गायब हो चुकी हैं, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है कि कहाँ गई वो लड़कियां, किस जगह चली गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो मोदी जी के शासन काल में हुई है, और फिर भी मोदी जी इनको परफेक्ट नजर आते हैं। तो मैं इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन राजस्थान की बात जरूर कर लूंगा मैं। राजस्थान में जिस प्रकार से गहलोत जी ने, देखिए, और दूसरी चीज ये गारंटी खुद बनने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चेहरा रहा नहीं। हर जगह खुद जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का काम होता है कि देश को सुचारू रूप से चलाना, देश की समस्याओं के बारे में जनता को जो है निजात दिलाना, और महंगाई से निजात दिलाना, बेरोजगारी से निजात दिलाना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये करते नहीं हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, लेकिन आपके इंडिया गठबंधन में इतने सारे चेहरे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम किसको घोषित करें, किसको तय करें। अभी तो यही तय नहीं हो पाया है आपके यहाँ पर। डॉक्टर अपूर्वा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह आप लोग, देखिए सर, समय का अभाव है, सबको समय देना है सर, सबको समय देना है। आपने दिया नहीं, सबको समय देना है सर। अब मैं पूरा टाइम सर आपसे चर्चा करती रहूंगी, तो बाकी 2 गेस्ट भी हैं सर। सर बाकी 2 गेस्ट भी हैं सर। आप एक काम करिए, रत्नाकर जी, ठीक है, अभी तो आप बोलिए, सुनिए रत्नाकर जी, सुनिए आराम से, प्यार से। अभी आप बोलिए, जो आपको कहना है आप कहिए, और आप एक दिन हमारे ऑफिस में जरूर आइएगा। मैं पर्सनली आपका इंटरव्यू करूंगी। जितनी देर आपको कहना है, जितनी देर आपको बोलना है, आप अकेले रहेंगे। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आधी अधूरी बातें कह के मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो वो आधा मैसेज जाता है ना। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज 2024 में की तैयारी के लिए ये तमाम कवायदे कर रहे हैं, तमाम जो है चीजें कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देख लीजिए मध्य प्रदेश का लिस्ट जो निकालना हुआ, या अभी जो एक्सपेरिमेंट राजस्थान में भी करने जा रहे हैं, इनके पास कोई बचा नहीं है, सिर्फ मोदी जी ही गारंटी है। दूसरा कोई नेता इनके पास नहीं बचा हुआ है। अगर कोई बचा होता तो आज ये पूछ लीजिए शिवराज सिंह को फिर से क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? क्या वो पूछ लीजिए वसुंधरा राजे को फिर से चेहरा घोषित करेंगे? नहीं करेंगे। सिर्फ इनको मालूम है कि ये जहां पे भी, अभी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की बात 51 मिनट के अपने भाषण में 43 बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम किया है। अगर इन्होंने 18 साल से वहां पे शासन में है, सत्ता शासन में, अगर इन्होंने काम किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे अपने कामों को गिराने का काम करते, न कि कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते। तो हर स्तर पे ये विफल हो चुके हैं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों की बात हो। ये देख लीजिए, अभी 34 लाख किसान जो है मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर हो चुके हैं। वो किसके शासनकाल में हुए हैं? इनके शासनकाल में हुए। 4 लाख करोड़ का कर्ज लेके बैठे हैं प्रत्येक नागरिक के ऊपर। 57,000 का कर्ज है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश को जो उन्नति राज्य था उसको बीमारू राज्य बना करके भ्रष्टाचार। जी मुझे ये बताइए कि अब आप बोलते रहेंगे तो मैं जवाब कैसे लूंगी? अब आप कहें तो मैं जवाब ले लूं। डॉक्टर अपूर्वा जी, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं रत्नाकर जी, पहले तो जरा उनका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने झूठ की दुकान है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, इनके यूपी में इनकी प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वही प्रियंका गांधी जी राजस्थान में आई, उनकी सभा हुई, टूरिज्म पर आई, बाग देखने आई, यहाँ पर अपने परिवार के साथ आई, मगर उन्होंने एक शब्द भी उन महिलाओं के लिए उस मंच से नहीं बोला। खड़गे जी आए, इनके माननीय भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा में सभा करी, पर आपको याद होगा कि पहले कांग्रेस के अंदर जो है वो शासनकाल में कांड हुआ था, नैना सानी कांड, जिसमें एक महिला को काट के चला दिया गया था। और उसके बाद में अगर इतिहास में देश के दूसरी बार अगर ऐसा कोई कांड हुआ है तो वो हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा में। वहां पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के गए, पर उनके मुखारबिंद से एक शब्द भी जो है वो बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए नहीं निकला।
दूसरी बात ये कह रहे हैं 2024 की तैयारी तो रत्नाकर जी इसी चैनल पर आपको लड्डू खिलाऊंगी। पिछली बार तो हम 300 पार थे, इस बार हम 400 पार जाने वाले हैं। आप तैयारी रखिए लड्डू खाने की। तीसरी बार ये जो बीमारू राज्य का यहाँ पे नारा दे रहे हैं, आजादी के बाद में इतने वर्ष बीत गए, आज तक जो वैट था वो प्रोडक्शन बेस्ड था। बीमारू राज्य बनाने की जिम्मेदारी किनकी है? कांग्रेस वालों की है। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो है वो वैट को कंजम्पशन बेस्ड किया है। कंजम्पशन बेस्ड होने की वजह से अब राज्य जो है वो बीमारू राज्य से निकल रहे हैं। अगर इनको जानकारी ना हो तो ये इसको जाए और अच्छे से पढ़कर रहे। जहाँ तक ये डिफॉल्टर होने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे, उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस सबका कर्जा माफ। 19,500 किसानों की जो है वो यहाँ पे जमीन नीलाम हो गई है राजस्थान में। ये कौन से कर्ज माफी का दावा करते हैं यहाँ पर बैठ करके? ठीक है डॉक्टर अपूर्वा, ये तो आपने रत्नाकर जी की बातों का जवाब दे दिया। एक सवाल मेरा भी, वुमेन रिजर्वेशन बिल, मुद्रा का पैसा, ट्रिपल तलाक से जो है आजादी, कश्मीर की समस्या से मुक्ति, मोदी जी ने क्या रत्नाकर जी आऊंगे मैं आपके पास, लेकिन इतना डिलीवर किया है जो आप 70 साल में डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए रत्नाकर जी। बस जी जी, ये महिलाओं के बारे में इतना कर रही हैं। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो महिला आरक्षण बिल है ये 9.5 साल के बाद ही आप लोगों को क्यों याद आया लागू करने के लिए? और जब ये पास करने के लिए, तो अगर पास कर दिया है तो लागू क्यों नहीं किया है आपको? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता महिलाओं की भला करने का है ही नहीं। मैं आपको बता दूं रेशु जी, 1989 में हमने जो है लोकसभा में इस महिला आरक्षण बिल को पास कराया था, राजीव गांधी जब भी प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद जब राज्यसभा में हम लोगों ने इसको पास कराने की कोशिश की तो यही भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम गिना दूंगा, 7 लोगों ने विरोध किया था, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और जसवंत सिंह और एक एडवोकेट थे इनके। तो ये 4 लोगों ने विरोध किया था उस महिला आरक्षण का। तो ये जो चेहरे पे जो नकाब लगा करके और आज महिला का बहुत हितैषी बन रहे हैं, आप क्यों नहीं लागू करा रहे हैं? भाई आपको इतना अगर महिलाओं का हितैषी है तो अभी लागू कराइए, क्योंकि आपको मालूम है कि लागू करना तो कुछ नहीं है, चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह के जो है प्रोपेगेंडे आप लोग चलाते रहते हैं। कभी आ जाएंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन में, कभी यूसीसी में, कभी सीएए में आ जाएंगे, कभी 370 की बात करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे जो है गिराने के लिए है। जनता का बताइए आपने क्या भला किया है? आपने जनता के हित में कितना काम किया है ये बता दीजिए। क्या जनता जो आज महंगाई से जूझ रही है उन चीजों पे आपने कुछ किया है? आज हमने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। चलिए, किसकी सरकार में किसने क्या किया ये तो आप लोग बता देंगे, लेकिन मेरा आखिरी सवाल रुद्र प्रताप जी आपसे है। सर, उनको भी समय देने दीजिए। स्टूडियो में बैठे इतनी देर से, कम करने का काम इतनी देर से वो स्टूडियो में बैठे हैं सर, वो भी हमारे गेस्ट हैं, उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी थोड़ा मौका मिलने दीजिए। रुद्र प्रताप जी, जिस तरह से बीजेपी सांसदों को विधानसभा में भेज रही है, इससे लड़ाई का मैदान तो बड़ा होगा, लेकिन स्थानीय नेता हतोत्साहित भी होंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बीजेपी के एक पॉजिटिव रणनीति कह सकते हैं आप, क्योंकि जहां पर जैसे जो क्षेत्र में जो आपसी खींचातानी और कलह होगी वो बड़े नेता के जाने से वो शांत होगी। दूसरी एक प्लस पॉइंट ये होगा कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह नहीं था वो और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो किसी भी चुनाव को बहुत सीरियस लेती है। वो किसी चुनाव के तुक्केबाजी में चुनाव नहीं लड़ने जाती है। हार जीत देखिए एक अलग विषय है, लेकिन उसका चुनाव की रणनीति की गंभीरता स्पष्ट है। उनको लग रहा है कहीं पे भी मध्य प्रदेश में कि अगर चीजें हमें कहीं से भी फंसने वाली हैं, तो आपने देखा होगा हारी हुई सीटों को उन्होंने पहले अनाउंस किया है, उसके बाद उन्होंने दूसरे चरण में जो सीटें उतारी उसमें अपने मंत्रियों तक को चुनाव लड़ा दिया है। क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो बीजेपी के लिए बहुत आसान होते हैं। लोकसभा चुनाव आप देखेंगे कि इन प्रदेशों में, राजस्थान में सरकार है तब भी 25 सांसद बीजेपी के हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तब भी वहां पर 10 सांसद बीजेपी के हैं। तो उनका जो ध्येय है कि जो 23 के पहले, जिसको इसको सेमीफाइनल 24 से पहले कहा जाता है, उसमें पार्टी को कहीं से भी मनोबल में कमी ना आ पाए, इसलिए उन्होंने जो भी उनके पास सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, जो भी उनको चुनाव की रणनीति में लग रहा है वो उसको कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको चुनाव जीतने के उद्देश्य से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद कोई बात कह करके निकल जाइए कि जनता का मत है हमें स्वीकार करना है। वो इन बातों में बिलीव नहीं करते हैं। वो
पहले अपनी तैयारियों में करते हैं और उनकी तैयारी इस चीज से दिखाई दे रही है। अब आप देखिए कांग्रेस की तैयारी की रत्नाकर जी बात कर रहे हैं, भाई मैं उस बात की बात कर रहा हूँ रत्नाकर जी जो देश देख रहा है, 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपकी पार्टी नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बना पा रही, तो जनता का विश्वास नहीं पा रही ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोशिश में तो लगे हुए हैं ना रत्नाकर जी, कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन इसी कोशिश में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।